इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिंजो आबे को गोली मारी गई है। जापान के नारा शहर में ये हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नारा में संबोधन के दौरान उनको गोली मारी गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को ये गोली मारी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जापान के नारा शहर में ये हमला हुआ है। नारा में शिंजो आबे संबोधन दे रहे थे और इस दौरान उन्हें गोली मारी गई। जापान के पूर्व पीएम है शिंजो आबे, जिन पर गोली चलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, जापान के नारा शहर में यह हमला हुआ है जिस वक्त शिंजो आबे संबोधन दे रहे थे। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सके। दावा है कि इस ड्रिल के जरिए रूस ने यार्स जैसी खौफनाक मिसाइल की ताकत दिखाने के साथ यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को एक बार फिर परमाणु युद्ध का खौफ दिखा दिया। साफ है कि यार्स मिसाइल को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर पुतिन ने ये दिखाने की कोशिश की कि पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों का उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। तभी तो उनका दाहिना हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने खुलकर चेतावनी दे दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अभी वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। उन्होंने दावा किया कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रूस के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई तबाही को बुलावा दे सकती है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सीधी धमकी दे दी कि परमाणु ताकत वाले देश अगर रूस के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। और ये पहली बार नहीं है जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी के बाद अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई है, क्योंकि इस ड्रिल से कुछ दिन पहले ही उसने परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सरमार्ट का टेस्ट भी किया था। और रूस ने दावा किया था कि उसकी इस मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस की सरमार्ट मिसाइल इतनी घातक है कि अमेरिका ने उसे शैतान नाम दे दिया। रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि जल्द ही 50 सरमार्ट मिसाइलें दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार होंगी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और नेटो को चेतावनी दे दी थी कि अगर उनकी सरमार्ट मिसाइल चल गई तो एक बड़े महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है और ब्रिटेन जैसे देश का तो एक ही बार में दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा सकती है। लेकिन परमाणु मिसाइलों की ताकत की नुमाइश करने वाला रूस सिर्फ सरमार्ट तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने सरमार्ट के टेस्ट के कुछ दिन बाद के ही एक के बाद एक खतरनाक परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन का परीक्षण भी कर दिया, जिसे उसने रूस के उत्तर में मौजूद बेरेंट्स सागर में अपने एक जंगी जहाज से लॉन्च किया था। बताया गया कि रूस की ज़िरकॉन मिसाइल बेरेंट्स सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फट गई थी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बल्कि दावे तो ये है कि रूस की मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। यानी रूस की ज़िरकॉन मिसाइल का मुकाबला नामुमकिन होगा। और अब रूस ने परमाणु मिसाइल यार्ड्स की ताकत दिखाई, जिससे उसकी पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए ताइवान के लोगों ने जंग छिड़ने के हालात में चीन के हमलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें आशंका है कि रूस ने जो यूक्रेन के साथ किया वही चीन उनके देश के साथ कर सकता है। और इसीलिए ताइवान में लोगों ने सेना की यूनिफॉर्म पहनकर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जिसके लिए वहां के रिहायशी इलाकों की पार्किंग में कैंप लगे नजर आए, जिन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई बड़ी मिलिट्री ड्रिल चल रही हो। ट्रेनिंग में शामिल लोगों के हाथों में रॉकेट लॉन्चर और असॉल्ट राइफल जैसे घातक हथियार नजर आए, जिन्हें लेकर वो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि बाद में पता चला कि उनके पास मौजूद हथियार नकली हैं, जिनकी मदद से वो ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर जंग छिड़ी तो फिर दुश्मन को जवाब कैसे देना है। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन उसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ताइवान के लोग दहशत में हैं। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और हर हाल में जो हाल के दिन है उसमें उसकी सेना के लड़ाकू विमान और युद्धपोत कई बार ताइवान के इलाकों में घुसपैठ कर चुके हैं।
और ऐसे में ताइवान को डर है कि चीन की ओर से हमला होने पर उनकी सेना कमजोर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन के 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की तुलना में ताइवान की सेना में महज 88,000 सैनिक हैं। वहीं टैंकों के मामले में भी ताइवान चीन से काफी पीछे है। जहां चीन के पास 6,000 से ज्यादा टैंक हैं, तो ताइवान के पास सिर्फ 880 टैंक हैं। जबकि चीन की वायुसेना भी ताइवान की वायुसेना से कई गुना मजबूत है। चीनी सेना के बेड़े में 1600 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिनको टक्कर देने के लिए ताइवान के पास महज 400 फाइटर जेट हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर देकर दिखा दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पर गोली चलाई गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जापान के नारा शहर में उन पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि शिंजो आबे नारा में संबोधन दे रहे थे और इस दौरान उन्हें गोली मारी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शिंजो आबे के गले में ये गोली लगी है। उनकी हालत क्या है, अभी स्थिति क्या है, इसको लेकर जानकारी सामने आनी बाकी है। हमलावर कौन थे, इसको लेकर भी जानकारी सामने आनी बाकी है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, शिंजो आबे नारा शहर में अपना संबोधन दे रहे थे और संबोधन के दौरान ही उन पर गोली चलाई गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही तस्वीर सामने आई है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे शिंजो आबे, जो कि जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिंजो आबे के नाम पे है। और एक व्यक्ति ने गोली चलाई और गले में गोली लगे ब्लीडिंग करते हुए देखा गया है। और पूरा जो इलाका है उसे अपने आप में पहले तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और दूसरी तरफ उन्हें स्थानीय अस्पताल की तरफ ले जाया गया है शिंजो आबे को, क्योंकि एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पहले सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी, लेकिन फिर भी कैसे वो जो आरोपी है, जो हमलावर है, वहां तक पहुंच गया, इस बात की तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन हालात कैसे हैं इस बारे में अभी किसी तरह का हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है। लेकिन लोगों ने गले से खून बहते हुए देखा है। कई शॉट्स सुने गए हैं, कई बार गोली की आवाजें सुनी गई हैं शिंजो आबे पर जब हमला हुआ उसके उस दौरान। तो देखना होगा कितने गंभीर तौर पे घायल हुआ, लेकिन हाँ, हमला जरूर हुआ है, इस बात की जानकारी जापान की खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। चीन ताइवान को अपना ही एक प्रांत मानता है। उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। वहीं बोरिस जॉनसन ने यूके के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अक्टूबर में नया पीएम चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। वैसे जॉनसन की कुर्सी जाने की कहानी एक दिन पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत करीब 50 मंत्रियों और सांसदों ने जॉनसन सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जॉनसन के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सुबह से ही उनके घर के सामने प्रदर्शन भी होने लगे। कुछ लोग तो हाथ में बाय बाय बोरिस लिखी तख्तियां तक लेकर खड़े हो गए। यानी सुबह से ही जॉनसन के इस्तीफे की भूमिका बननी शुरू हो गई, जो बाद में सच हो गई। जॉनसन मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सरकार के काम का गुणगान करते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. माना जा रहा है कि पार्टी गेट विवाद के बाद से जॉनसन से उनकी पार्टी के लोग नाराज होना शुरू हो गए थे। रही सही कसर क्रिस पिंचर मामले ने पूरी कर दी, जिन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को जॉनसन ने देखकर अनदेखा किया और उन्हें इस साल फरवरी में प्रमोशन दे दिया। और जॉनसन के इसी फैसले को ताबूत में आखिरी कील माना गया, क्योंकि वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद पिंचर की वजह से ही नाराज हुए। यही नहीं, कुछ घंटों में ही ये बगावत जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते 2 दिन में 40 इस्तीफों की झड़ी लग गई। कोरोना के समय पार्टियों की वजह से ही जॉनसन विवादों में रहे थे, जिसे ब्रिटेन में पार्टी गेट विवाद कहा गया, जिसकी वजह से उन्हें जून में अपनी पार्टी के सांसदों की मांग पर बहुमत साबित करना पड़ा था। मतलब ये कि जॉनसन की एक नहीं बल्कि कई गलतियां थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद अभी पार्टी गेट विवाद भूले भी नहीं थे कि क्रिस पिंचर का मुद्दा मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। खतरे का एहसास जॉनसन को भी हो चुका था, इसलिए उन्होंने आखिरी चाल चली और एक दिन पहले पिंचर मामले में लापरवाही के लिए माफी मांग ली थी।
I apologize to everybody who's been badly affected by it, and I just want to make absolutely clear. लेकिन जॉनसन का दाव नहीं चला और 40 से ज्यादा इस्तीफे होने के बाद उन्होंने खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में यूके को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जॉनसन वही कर रहे हैं जो डेविड कैमरॉन और थेरेसा में हुआ था। यानी जब तक संसदीय दल का नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस बीच नए प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम भी शामिल है, जो कोरोना राहत पैकेज की वजह से खूब लोकप्रिय हुए। इसके अलावा पीएम पद के दावेदारों में वर्तमान वित्त मंत्री नदीम जाह्नवी और पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट का नाम भी शामिल है। यानी जॉनसन के बाय बाय करते ही नए उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं, जिनमें से अब भी कुछ तो मंत्रिमंडल में हैं। मतलब ये कि विवादों के साए में रहने वाले जॉनसन के इस्तीफे का इन लोगों को इंतजार था। यूके में इससे जुड़ा एक सर्वे भी हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी के 54% समर्थकों ने कहा कि बोरिस को पद छोड़ना चाहिए। यही नहीं, सर्वे में शामिल रहे 70% ब्रिटिश लोग बोरिस के इस्तीफे के पक्ष में थे। यानी बोरिस से पार्टी के लोग और आम जनता दोनों तंग थे और चाहते थे कि वो पद छोड़ दें। वैसे जॉनसन के इस्तीफे से पुतिन भी खूब खुश हैं। जैसे ही रूस में जॉनसन की कुर्सी जाने की खबर पहुंची, वहां से प्रतिक्रिया आई और रूस ने साफ साफ बोल दिया कि न जॉनसन रूस को पसंद करते थे और न रूस बोरिस जॉनसन को। ये वही जॉनसन हैं जिन्होंने यूक्रेन हमले के बाद बाइडेन की तरह पुतिन और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से ये बड़ी खबर है, जहां जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पर गोली चलाई गई है। जापान के नारा शहर में जब वो एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन दे रहे थे, उस दौरान उन पर हमला किया गया। आपको बता दें कि शिंजो आबे के गले में गोली लगी है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और जिस तरह से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है और शिंजो आबे के गले में ये गोली लगी है। बताया जा रहा था कि गले में गोली लगने के बाद खून बहता हुआ भी देखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीरज का। नीरज, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, एक अपडेट ये है कि गले में खून लगा हुआ देखा गया और वहां से जो कुछ मीडिया माध्यम है जापान में, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चेस्ट में गोली लगी। हो सकता है जब गिरे हो तो गले में खून के छींटे गए हों। इस तरह की जानकारी अब तक सामने आ रही है। लेकिन शिंजो आबे, जो कि जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन पर ये हमले के पीछे क्या वजह थी, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई। और दूसरी तरफ नारा शहर का नाम है, जो कि पश्चिमी जापान में है, वहां एक कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन पर हमला हुआ है। आरोपी की पृष्ठभूमि क्या है, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है जापान की पुलिस ने। नारा के जो स्थानीय पुलिस है उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपने आप में जापान के लिए एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना की आखिर क्यों हमला किया गया है शिंजो आबे पर। जी, मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल नीरज ये हो जाता है कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम वहां पर रहे होंगे, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का हमला किस तरह से पूर्व पीएम पर हो गया? बिल्कुल, इस पृष्ठभूमि क्या है, आरोपी की पृष्ठभूमि क्या है, इस पूरे मसले पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। जहां ये हमला किया गया है, आरोपी गिरफ्तार हो गया, तो इसलिए अब जहां ये हमला किया गया उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ तो कर दिया है पुलिस ने, लेकिन आरोपी से पूछताछ जारी है पुलिस की। लेकिन सबसे अभी पूरे जापान की नजर इस बात को लेकर है, जापान से जुड़े जो राजनीतिज्ञ हैं या बाकी लोग हैं उनकी नजरें इस बात पर है कि शिंजो आबे की हालत जो है वो ठीक रहे, कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले जिससे जापान दहल जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं हो रही हैं जापान में कि शिंजो आबे पर जो हमला हुआ है उससे वह किसी तरह से घायल बुरी तरह से जरूर हुए होंगे, क्योंकि गोली से हमला हुआ है, लेकिन उनकी जान वो सही सलामत रहे, इस बात की दुआएं जापान की तरफ से की जा रही हैं। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें, जापान से ये बड़ी खबर है जहां पर पूर्व पीएम जापान के शिंजो आबे, उन पर गोली चलाई गई है। नारा शहर में वो मौजूद थे और एक कार्यक्रम में वो संबोधन दे रहे थे और इस भाषण के दौरान ही उन पर हमला किया गया। शिंजो आबे के गले में गोली लगी है। शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आबे को आरोपी ने पीछे से गोली मारी
और आबे को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिंजो आबे इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और ये भी खबर सामने आ रही है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट हुआ। और एक कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है जो कि न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर यह हमला हुआ, जापान के नारा में, जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और वो कार्यक्रम के दौरान संबोधन दे रहे थे। उस वक्त ये हमला होता है और उसके बाद की कुछ तस्वीरें हम और आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे करके वहां से जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नजरें इस बात पर बनी हुई है, जानकारी इसको लेकर इकट्ठा की जा रही है कि शिंजो आबे की हालत इस वक्त कैसी है। वो इस वक्त फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन गोली लगी है, खून बहता हुआ देखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि गोली लगने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। ऐसे में उनकी हालत क्या है, इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। लेकिन साथ ही सवाल इसको लेकर भी उठता है कि आखिर इस तरह का हमला हुआ कैसे, जबकि कार्यक्रम में वो मौजूद थे। जाहिर तौर पर वहां सुरक्षा के इंतजामात रहे होंगे। इसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे लगातार उसके बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था, शिंजो आबे पर गोली चलाने का मकसद आखिर था क्या। आबे को पीछे से गोली मारी गई, गले में ये गोली लगी, खून बहता हुआ देखा गया। एक एक करके जो जानकारी, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है और ये तस्वीर उसी जगह की है, उसी लोकेशन की है जहां पर ये हमला हुआ है। बड़ी खबर जापान से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब शिंजो आबे पर गोली चलाई गई और गोली लगने के बाद वो गिर पड़े नीचे, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत क्या है इसको लेकर अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो जापान के नारा शहर से ये बड़ी खबर और अपने आप में जापान को दहलाने के लिए ये खबर काफी है। न सिर्फ जापान के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड के रामनगर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक कार ढेला नदी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि एक लड़की को बचा लिया गया है। अभी तक रेस्क्यू कर 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। कार से 4 शवों को निकाला जा चुका है, बाकी की तलाश की जा रही है। कार में सवार सभी लोग आपको बता दें कि पंजाब के बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर से तस्वीर सामने आई है जहां एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 10 लोग इस गाड़ी में सवार थे। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेला नाला है। इस ढेला नाले ने कहर ढाया है। इसमें एक आर्टिका गाड़ी इसमें बह गई जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो जीवित है, जिसको ले जाया गया है। ये पर्यटक बताया जा रहा है कि पंजाब से यहाँ आए थे। पंजाब से आने के बाद ये ढेला से सुबह रामनगर की ओर जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस सबको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। लोग मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं, गाड़ी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर लगे हुए हैं लेकिन वो ट्रैक्टरों से भी वो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। इस तरह से वो गाड़ी वहाँ पर दब गई है या फंस गई है पत्थरों के बीच कि वो निकल नहीं पा रही है। अब ये 5 बॉडी कितनी देर में निकलेंगी ये देखने वाली बात होगी। इधर केरल के तटीय शहर कोच्चि में समुद्र से लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच समुद्री लहरों से निचले इलाकों में तेजी से मिट्टी का कटान हो रहा है और समुद्र का पानी सैलाब बनकर गांवों में घुस रहा है, जिससे फसलों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। वहीं जलभराव के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जबकि ऐसे हालात में जरूरी कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलना लोगों की मजबूरी है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो केरल से लेकर कश्मीर तक बारिश का अलर्ट है। केरल में समुद्र की लहरें घरों के अंदर पहुंच गई हैं, तो पहाड़ों पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। कई जगह से पहाड़ खिसकने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और असम में जोरदार बारिश ने बेहाल कर दिया है। गुजरात के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर है, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात के जामनगर में बाढ़ के पानी में छात्रों से भरी एक स्कूल बस पलट गई। बताया गया कि यह घटना बस के ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। जो कहा जा रहा है कि नदी पर बने पुल पर लबालब पानी भरा होने के बावजूद बस को चलाता ले गया।
जिस वजह से छात्रों से भरी वो बस नदी में जा गिरी। घटना के वक्त बस में 9 छात्र और 4 टीचर मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने इलाके के लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जितने समय तक वो लोग पानी के बीचों बीच फंसे रहे, सबकी जान अटकी रही। चारों तरफ पानी बह रहा था और नदी के तेज बहाव ने सबको डरा रखा था। खौफ इस बात का था कि कहीं कोई साथी पानी के साथ बह न जाए। ऐसे में उन सभी को बचा पाना मुश्किल हो जाता। हालांकि समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बस में सवार छात्रों और शिक्षकों की जान बचा ली गई। इसके लिए बचाव दल के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पानी के तेज बहाव के बीच कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा और नदी में पलटी बस से छात्रों और टीचरों को सुरक्षित बाहर निकालने के इस अभियान को पूरी सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ाया गया। इसके लिए एक रस्सी और क्रेन की मदद भी ली गई। कुछ लोग नदी के एक छोर पर खड़े हो गए। उन्होंने रस्सी को नदी के बीचों बीच फंसे लोगों तक फेंका, जिसके बाद बस की छत पर मौजूद छात्र और शिक्षक धीरे धीरे रस्सी पकड़कर बाहर की तरफ आए। थोड़ा समय लगा, लेकिन बस में सवार 9 छात्रों और 4 टीचरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर जापान से आपको बता दें, जहां जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पर गोली चलाई गई है। जापान के नारा शहर में यह हमला हुआ है। अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर सामने आई। नारा शहर में जब शिंजो आबे कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन पर हमला किया गया, पीछे से उन पर अटैक किया गया और शुरुआती जानकारी के मुताबिक उनके गले में ये गोली लगी है। गोली लगने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। तो बड़ी खबर जापान के नारा से और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इस संबोधन के दौरान ही हमलावर ने उन पर अटैक कर दिया, गोली मारी गई उन्हें। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत अभी फिलहाल क्या है, इसको लेकर अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार इस बीच कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मकसद के साथ उसने ये अटैक किया था। लेकिन शिंजो आबे की हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जापान के नारा से ये तस्वीर सामने आई है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं जापान से, ये बड़ी खबर जहां पर शिंजो आबे पर अटैक किया गया। शिंजो आबे तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जापान का नारा शहर, जहां पर शिंजो आबे संबोधन दे रहे थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त उन पर अटैक हुआ, अटैक के तुरंत बाद वो नीचे गिर गए। कहा यह जा रहा है कि उनके गले में गोली लगी है और खून बहता हुआ भी देखा गया है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिस वक्त उन पर ये गोलीबारी की गई। उसके बाद वो सीधे उस वक्त संबोधन दे रहे थे और वो नीचे गिर गए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया वहां पर। 2 तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और नारा शहर की उसी लोकेशन की ये तस्वीर है जहां पर कार्यक्रम चल रहा था और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे उस वक्त वहां पर भाषण दे रहे थे, उस कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। हमलावर ने अटैक किया, पीछे की तरफ से ये अटैक हुआ। अब इस बात को खंगाला जा रहा है, ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर सुरक्षा इंतजामात के बीच वो जो हमलावर था वह पहुंचा कैसे और किस तरह से उन पर अटैक कर दिया गया। तस्वीरें लगातार एक एक करके सामने आ रही है और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए जो अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है, ताजा जानकारी क्या है? नीरज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरज से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीर नारा शहर से सामने आई है और बड़ी खबर जापान से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। उसी जगह की ये तस्वीर है जहां पर संबोधन चल रहा था। संबोधन के वक्त आप देख सकते हैं माइक थामे शिंजो आबे कुछ बोल रहे हैं और ये वो तस्वीर है जिस वक्त वो संबोधन दे रहे थे कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद उन पर अटैक होता है। इस संबोधन के दौरान ही पीछे से उन पर गोली चलाई जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ते हैं। नीरज हमारे सहयोगी अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तमाम लोग इस इंतजार में है कि कोई अच्छी खबर आए। हालत गंभीर जरूर है, लेकिन इस बात के इंतजार में है पूरे जापान के लोग और जो भी राजनीतिज्ञ हैं या जापान से जुड़े लोग हैं कि शिंजो आबे को लेकर कोई अच्छी खबर है, क्योंकि गोली मारी गई है, हमलावर गिरफ्तार हुआ है।
लेकिन अब तक उनकी स्थिति कैसे है, इस बारे में अस्पताल की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी को जरूर गिरफ्तार किया है, तफ्तीश जारी है, लेकिन इस बारे में बाद में जानकारी आएगी कि क्या किस वजह से हमला किया गया। लेकिन जापान के सबसे लंबे वक्त के प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला जापान के राजनीतिक और पूरे जो पॉलिटिकल अरीना है वहां अपने आप में लोगों को स्तब्ध करने वाला है। और लोग इस इंतजार में कि अस्पताल से कोई अच्छी खबर है, क्योंकि दो तरह की खबरें आ रही है। देखिए, एक खबर यह है कि उनके गले में गोली लगी है और खून के छींटे उनके गले पर देखे गए हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक चेस्ट में गोली लगी है और उसके बाद गिर पड़े हैं जहां वो अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दो तस्वीरें हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूजा एक में जो लोगों का जमावड़ा है, जहां ये घटना घटी है वहां लोगों के जमावड़े को आप देख सकती हैं। और दूसरी तस्वीर, अभी जो तस्वीरें देख रहे लगता है अस्पताल की तस्वीरें, ये सड़क की तस्वीर है जहां ये हमला हुआ है। NHK जो एक एजेंसी है वहां के माध्यम से आ रही है। लोगों को जब संबोधन चल रहा था उसी बीच हमलावर जो है एंटर करता है उस सभा स्थल में और ये हमला करता है। तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जानकारी आने का इंतजार है। अस्पताल आबे का वो कद है, वो जापान के पूर्व PM रह चुके हैं, इसलिए कोई भी जानकारी जो उनके हेल्थ से जुड़ी हुई है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उसे एहतियातन ही सामने रखा जाएगा। और इस बात की पुष्टि होने के बाद ही हम दर्शकों के सामने वो खबर रखेंगे। लेकिन देखिए, हमलावर को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है, क्योंकि मुश्किल है इस वक्त शुरुआती जानकारी जुटाना। लेकिन वो हमलावर कौन था, इसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आई है? तुम हटाओ, अभी कर झाड़ू मत। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जापान के पूर्व PM पर यह हमला हुआ है। शिंजो आबे को गोली मारी गई है और इस खबर ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि शिंजो आबे के हेल्थ स्टेटस को लेकर कुछ जानकारी सामने आए, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। नारा शहर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जापान के पूर्व PM शिंजो आबे कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे और इस संबोधन के दौरान हमलावर ने पीछे की तरफ से उन पर गोली मारी। नीरज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, देखिए, क्या हमलावर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हमलावर को लेकर अभी तक कोई उसकी पृष्ठभूमि को लेकर जानकारी सामने नहीं है। किसी बड़े मीडिया माध्यम की तरफ से, जापान की मीडिया की तरफ से लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि हमलावर की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों वो हमला किया शिंजो आबे पर, जिन्होंने अब उनके कार्यकाल को खत्म हुए लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, 1.5 से 2 साल होने को जा रहा है। आखिर ऐसे वक्त में हमला क्यों किया? लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि शिंजो आबे के वक्त में जब वो प्रधानमंत्री थे करीब 8 साल के लिए, और वहां की जो एक बड़ी पार्टी है उसको भी लीड कर चुके हैं, तो वजह क्या रही होगी इस बारे में जानकारी जुटाना अभी बाकी है, जानकारी आना बाकी है। लेकिन शिंजो आबे पर हमले के बाद वहां का जो राजनीतिक जगत है वो स्तब्ध है। हाँ, ये जरूर बात है कि शिंजो आबे के वक्त में कई स्कैंडल सामने आए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी और उन पर राजनीतिक हमला भी किया गया था। लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उन पर हमले की वजह क्या है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो हमलावर है, जो घटना स्थल है, वहां कई बार गोली की आवाजें सुनी गई, जो स्थानीय लोगों का कहना है जो उस वक्त वहां मौजूद है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हॉस्पिटल से अब तक किसी तरह की अपडेट नहीं आई है वहां की मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे पूजा की ये पश्चिमी जापान नारा जगह है, वहां उस शहर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अपने टीवी स्क्रीन पे भी आप जो कुछ गाड़ियां देख रहे हैं उस पे भी शहर का नाम लिखा हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण शहर है पश्चिमी जापान का, वहां पर हमला हुआ है। और अपने 2 विंडो में जो दर्शक अभी न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं उसमें कैमरा 1 और कैमरा 2 में उस जगह को आप लोग देख सकते हैं जहां ये हमला किया गया है। जी नीरज, लेकिन ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, जो नारा शहर में जहां पर शिंजो आबे संबोधन दे रहे थे, वहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम रहे होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं जहां वो खड़े हैं, जहां वो माइक थामे खड़े हैं, जब हमला हुआ उससे पहले की जो तस्वीर हमने दिखाई वो एक ओपन एरिया है, तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से रहे होंगे? कितने चक्रों में रहा होगा? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ी है कि खुफिया जो इंटेलिजेंस है उनका फेलियर तो सबसे पहले है, सुरक्षा व्यवस्था का भी फेलियर है। और अगर हमलावर इतने नजदीक तक पहुंच जाता है कि वो उन पर हमला कर देता है, तो अपने आप में जापान की जो सुरक्षा एजेंसियां उनका बहुत बड़ा फेलियर है कि जापान के पूर्व PM पर हमला हो जाता है। एक
रिपोर्ट आ रही है एनएच के, जो वहाँ के रिपोर्टर्स और ब्रॉडकास्टर है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है एनएच के जापान का, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि, और हम लोग चला भी रहे हैं कि उनका हार्ट अटैक हुआ, हमले के बाद हार्ट अटैक हुआ, और अभी तक कोई ऐसे साइन, ऐसी कोई खबर नहीं है उनके बाल बाल बचने की या उनकी स्थिति कैसे, इस बारे में कोई खबर अब तक अस्पताल की तरफ से या वहां की अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी गई है कि उनके हालात क्या है शिंजो आबे के। लेकिन पल पल की रिपोर्ट आ रही है सामने, वहां अभी तक जो जानकारी सामने आई है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी नहीं आई है, हमले के बाद की स्थिति कैसी है। लेकिन हाँ, लोग इस बात की दुआएं जरूर कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक बाल बाल बच जाए। अभी घटना स्थल को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही, कई जो विटनेस है उनके मुताबिक कि हमलावर हमला करने वाले के वक्त जब ये घटना घटे उस समय कई बार गोली की आवाजें सुनी गई, कितनी बार गोली दागी गई इस बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वहां के लोगों ने कई बार गन शॉट सुने और उसके बाद वो गिर पड़े। हार्ट अटैक के बारे में जानकारी आई है, जो वहां के लोकल फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया भी गया है। एनएचके ने इस बात की पुष्टि भी की है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, कि अब ऐसा लगा कि अबे को हार्ट अटैक हुआ। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है, न तो पुलिस की तरफ से न तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। जब वहां के अधिकारियों को कांटेक्ट किया गया विभिन्न एजेंसियों की तरफ से, हमें इंतजार करना होगा पूर्व पीएम शिंजो आबे के स्वास्थ्य कैसा है, गोली लगने के बाद क्या वो सुरक्षित है, इस बारे में थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जापान और पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है, जिन्होंने जापान को सबसे लंबे वक्त तक लीड किया बतौर प्रधानमंत्री, और वहां की जो पार्टी है, जिस पार्टी से वो आते हैं, उसका भी लंबे वक्त तक उन्होंने नेतृत्व किया। उन पर अगर इस तरह का हमला होता है तो जापान में बड़े जो वीवीआईपी लोग हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन इस ठीक है नीरज, इस खबर पर लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिए। बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जापान से एक खबर जहां पर पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है जहां पर जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, शिंजो आबे मौजूद है। नारा शहर का ये वो इलाका जहां पर देखिए गोली लगने की तस्वीर, जिस तरह से जैसे ही वो संबोधन दे रहे थे उन पर फायरिंग होती है और फायरिंग के तुरंत बाद गोली लगते ही वो नीचे गिर जाते हैं और किस तरह से लोग उन्हें घेर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके गले पर खून के छींटे देखे गए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जो कि नारा शहर से सामने आई है। देखिए यहाँ पर शिंजो आबे को आप देख पा रहे होंगे, शिंजो आबे जो वहां पर एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे, पीछे की तरफ से उन पर अटैक हुआ। कहा यह जा रहा है कि गले के पास उनको गोली लगी, खून के छींटे भी आप देख पा रहे होंगे, गले पर खून के निशान देखे गए। और ये तस्वीर देखिए, ये उस लोकेशन की तस्वीर है, किस तरह से वहां पर हलचल मच गई इस तस्वीर के जरिए। देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे जहां पर ये हमला होता है, उसके बाद तुरंत बाद वो नीचे गिर जाते हैं और भीड़ वहां पहुंचती है, क्योंकि ये बड़ी खबर है अपने आप में। और ये तस्वीर भी सामने आई है, तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। ये नीचे तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही उनको गोली लगी, ये तस्वीर भाषण के वक्त, ये संबोधन के वक्त ये तस्वीर, और उसके बाद ये उस अटैक के बाद की तस्वीर है, किस तरह से भीड़ वहां पर पहुंचती है, उनको घेर लिया जाता है, क्योंकि वो संबोधन के दौरान जब उन्हें गोली लगी तो वो तुरंत नीचे गिर गए और अफरा तफरी मच गई वहां पर, क्योंकि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली लगी है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है आज की, और उस पर लगातार जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ का कहर जारी है, जहां नदी की तेज धारा में एक घर सूखे पत्तों की तरह बह गया, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सबसे पहले नदी की तेज धारा से घर के नीचे से मिट्टी कटती दिखी। इसके बाद अचानक ये झोपड़ी नुमा घर नदी में गिरा और फिर बहने लगा। हालांकि इस घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि खतरे को देखते हुए उसे पहले ही खाली करा लिया गया था। अमेरिका के 3 शहरों से घिरे येलोस्टोन नेशनल पार्क में उफान पर बह रही इस नदी ने कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड इस वीडियो में नदी किनारे बनी सड़क पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही है, जिससे कई इलाकों का संपर्क भी कट गया है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से कोहराम है, सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स इलाका प्रभावित है, जहां नदियां उफान पर है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। सड़क, रेल समेत सभी यातायात लगभग बंद है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पुलिस ने बाढ़ की चपेट में आए एक ड्राइवर को बचाया है। वहीं अमेरिका के मोंटाना में भी नदियां उफान पर है, बाढ़ के पानी में नदी के किनारे एक मकान को अपने साथ बहा ले गई।
पश्चिमी देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुली चुनौती दी है। कहा कि पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराना चाहते हैं तो कोशिश करके देख ले। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने कुछ भी शुरू नहीं किया, हम शांति समझौते को ठुकराते नहीं हैं, पर जो ठुकराते हैं उनको समझना चाहिए बाद में हमारे साथ समझौता करना कठिन होगा। उधर जंग के दरमियान पुतिन ने एक बार फिर अपनी महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्स को दुनिया के सामने लाकर खलबली मचा दी। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि पुतिन के दाहिने हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव के परमाणु युद्ध की चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही रूस ने ये न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसे उसकी सेना ने पश्चिमी साइबेरिया के एक जंगल में अंजाम दिया। डेली मेल पर इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़े से ट्रक पर रखी जाल से ढकी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स दिखाई दी। रूस की सेना ने मिसाइल सिस्टम की मदद से परमाणु मिसाइल यार्स को एक जगह से दूसरी जगह तैनात करने का अभ्यास किया, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सके। दावा है कि इस ड्रिल के जरिए रूस ने यार्स जैसी खौफनाक मिसाइल की ताकत दिखाने के साथ यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को एक बार फिर परमाणु युद्ध का खौफ दिखा दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की इस मिसाइल की मार से ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भी नहीं बच सकते। ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि यह करीब 25,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है और उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। रूस का दावा है कि उसकी इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। रूस की परमाणु मिसाइल यार्स बेहद घातक थर्मो न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। और यही नहीं, इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी दुनिया के बड़े बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है, यानी एक बार इसका इस्तेमाल जहां किया गया वहां प्रलय आना तय है। साफ है कि यार्स मिसाइल को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर पुतिन ने ये दिखाने की कोशिश की कि पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों का उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। तभी तो उनका दाहिना हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने खुलकर चेतावनी दे दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अभी वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। उन्होंने दावा किया कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रूस के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई तबाही को बुलावा दे सकती है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सीधी धमकी दे दी कि परमाणु ताकत वाले देश अगर रूस के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। और ये पहली बार नहीं है जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी के बाद अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई है, क्योंकि इस ड्रिल से कुछ दिन पहले ही उसने परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सरमार्ट का टेस्ट भी किया था। और रूस ने दावा किया था कि उसकी इस मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस की सरमार्ट मिसाइल इतनी घातक है कि अमेरिका ने उसे शैतान नाम दे दिया। रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि जल्द ही 50 सरमार्ट मिसाइलें दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार होंगी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और नेटो को चेतावनी दे दी थी कि अगर उनकी सरमार्ट मिसाइल चल गई तो एक बड़े महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है और ब्रिटेन जैसे देश का तो एक ही बार में दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा सकती है। लेकिन परमाणु मिसाइलों की ताकत की नुमाइश करने वाला रूस सिर्फ सरमार्ट तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने सरमार्ट के टेस्ट के कुछ दिन बाद ही एक के बाद एक खतरनाक परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन का परीक्षण भी कर दिया, जिसे उसने रूस के उत्तर में मौजूद बेरेंट्स सागर में अपने एक जंगी जहाज से लॉन्च किया था। बताया गया कि रूस की ज़िरकॉन मिसाइल बेरेंट्स सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फट गई थी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बल्कि दावे तो ये है कि रूस के मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। यानी रूस की ज़िरकॉन मिसाइल का मुकाबला नामुमकिन होगा। और अब रूस ने परमाणु मिसाइल यार्ड्स की ताकत दिखाई, जिससे उसकी पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के मिसाइल हमलों से डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क इलाके में भीषण तबाही मच गई। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से डॉनबास में पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है।
और इसी बीच पुतिन की फौज ने क्रामातोर्स्क पर कब्जा जमाने के लिए उस पर मिसाइलों से हमले कर दिए, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। खबर है कि इन हमलों में कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ जगहों पर हमले के बाद आग लगने की भी घटनाएं हुई, जिसके बाद दमकल कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। उधर क्रामातोर्स्क से लोगों का पलायन भी जारी है। रूसी हमलों से बचने के लिए लोग ट्रेनों के जरिए दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि